नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला ने अपने खेत में इस बार खरबूज, तरबूज और ककड़ियों की फसल की थी। ईश्वर की कृपा से फसल बड़ी ही अच्छी हुई थी। जानवरों से अपने खेत को बचाने के लिए उसने खेत में ही झोपड़ी बना ली और दिन रात वहीं रहकर अपने खेत की रखवाली करने लगा। उसके गांव से पड़ोस के गांव में बड़ा सुंदर मेला लगा था। उसमें तरह तरह के तमाशे हो रहे थे और उसमें कठपुतली का भी तमाशा हो रहा था। भोला की बड़ी इच्छा थी कि वो कठपुतली का तमाशा देखने जाए, परंतु समस्या उसे अपने खेतों की थी। अगर वो तमाशा देखने चला गया तो कोई जंगली जानवर आकर उसके खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस समय फसल का टाइम है। भला कौन अपने खेत को छोड़कर उसके खेत की रखवाली करेगा। वो इसी कश्मकश में बैठा हुआ था कि उसे दूर से एक साधु महाराज आते दिखे। साधु महाराज उसके पास आए और बोले, बेटा बड़ी भूख लगी है। भोला को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज ये देखो पूरा खेत पड़ा हुआ है, आपकी जितनी इच्छा हो उतने खाइए और ये मेरी झोपड़ी है, इसमें विश्राम कीजिए। मैं पास के गांव में एक काम से जा रहा हूँ, सांझ होते ही आ जाऊँगा, तब तक आप आराम से मेरी झोपड़ी में बैठिए। इतना बोलकर भोला तो चला गया। साधु महाराज भोला के जाते ही बड़े प्रसन्न हुए। वो खेत में घुसे और भर पेट मीठे मीठे खरबूज, तरबूज और ककड़ियों का स्वाद लिया। पेट भर जाने के बाद साधु महाराज वापस झोपड़ी में आए। उन्होंने अपनी चिलम सुलगाई और झोपड़ी में पड़ी खाट पर जा बैठे। मस्त हवा चल रही थी। खरबूज तरबूज की सुगंध वातावरण में फैलकर साधु को मदमस्त कर रही थी। घास फूस की झोपड़ी तो थी ही, हवा से घास फूस के तिनके खाट को छू रहे थे। वहीं झोपड़ी में घास का ढेर भी लगा था। साधु महाराज ने चिलम में जोर से फूंक मारी। चिलम से निकलकर कुछ चिंगारी घास फूस के ढेर पर जा गिरी। झोपड़ी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। साधु महाराज कूदकर बाहर निकलना चाह रहे थे, पर अपनी ही धोती से उलझकर गिर गए और देखते ही देखते आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब जलती झोपड़ी देखी तो उधर ही दौड़ पड़े। भोला के बड़े भाई को उसकी बड़ी चिंता हुई। उसने बांस का एक बड़ा सा डंडा उठाया और आग को कुरेदा तो उसमें से जली लाश निकल पड़ी। भोला के घर वालों ने समझा कि ये भोला ही है, इसीलिए उसके माता पिता, बच्चे और पत्नी छाती पीट पीट कर रोने लगे। गांव के लोग भी बड़े दुखी हुए। इधर रात के तीसरे पहर जब भोला अपने खेतों पर वापस आया तो उसने देखा उसकी झोपड़ी जल चुकी है और घास का वो ढेर भी। भोला को मन ही मन बड़ा क्रोध आया। देखो तो इस कमबख्त ने खरबूज तरबूज तो खाए ही और जाते जाते मेरी झोपड़ी में आग भी लगा दी। अब घर वाले क्या कहेंगे। भोला भुनभुनाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। वहाँ चौपाल पर सब लोग बैठे हुए थे। गांव के लोग शोक की मुद्रा में थे। बीच में चिलम पड़ी थी। लोगों की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लोग इस तरह से मौन क्यों हैं। पास जाकर उसने अपने बड़े भाई को आवाज लगाई। उसे देखते ही लोग भूत भूत चिल्लाने लगे। एक आदमी ने उठकर चिलम उस पे फेंक दी। भोला ने अपने कपड़े झाड़े और भागकर अपनी जान बचाई। जाकर अपने खेत के पास ही
बैठ गया। रात इसी तरह बैठे बैठे कटी। भोर हुआ तो उसे सामने से रमिया धोबी आते दिखाई दिया। वो उठकर उससे पूछना चाहता था कि गांव के लोग उसे देखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। पर सामने से भोला को आते देख धोबी कपड़े की गठरी फेंककर भूत 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 कहता भाग निकला। भोला के समझ में कुछ नहीं आया कि लोग उसे देखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे भूत क्यों बना रहे हैं। तभी उसने देखा गांव के लोग जलती हुई मसाल लाठी भाला लेकर मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। भोला भागकर अरहर के खेत में जा छिपा। उसने सोचा किसी ने भाला वाला मार दिया तो बेवजह उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। उसने सोचा जब रात हो जाएगी तो अपने भाई से जाकर पूछेंगे आखिर क्या बात है। रात का एक पहर बीता तो भोला छिपते छिपाते अपने घर की ओर चल दिया। चौपाल के किनारे नीम के पीछे छिपकर खड़ा हुआ। मौका पाते ही उसने भैया से कहा, भैया क्या बात है, आप डरना नहीं, मैं भोला हूँ। परंतु उसे सामने देखकर भैया डर से बुरी तरह चीख पड़े। आवाज़ सुन वहाँ पर सोए हुए लोग जाग गए। सब इकट्ठे होकर उसकी ओर मारो मारो कहते हुए दौड़ पड़े। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया। भोला अपनी जान बचाने के लिए अरहर के खेत में जा छिपा। पूरे गांव में दहशत छा गई थी। कम वक्त खुद तो मरा ही, दूसरों के लिए भी आफत हो गया है। लोगों को खेत में ना हल जोतने देता है और ना कपड़े धोने देता है। सब अपना काम धाम छोड़कर डर के मारे बैठे रहते हैं, लोगों को परेशान करता है। एक दिन गांव में कुछ सिपाही लेकर थानेदार आए। उन्हें एक डाकू की तलाश थी। उन्हें जब पता चला कि गांव में भूत आता है तो उन्होंने समझा कि जरूर ये वही डाकू होगा जो गांव वालों को डराने के लिए भूत बनकर रहता होगा। इसलिए थानेदार साहब ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया। लोगों से पूछा कि भूत किधर रहता है। लोगों ने बताया ज़्यादातर वो उसी खेत के आसपास दिखाई देता है जहां भोला जलकर मरा था। थानेदार ने अपनी मूंछों पे ताव दिया और कहा, आज की रात में मैं उस भूत को पकड़ कर दिखाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ चलना। रात हुई तो गांव वालों के साथ थानेदार उसी ओर चल दिए। खेत से थोड़ी दूर पहुंचकर थानेदार ने सुरक्षा के लिए 2 खूंटे गाड़े और वहां पर घोड़े की पिछली टांगें बांध दी ताकि घोड़ा इधर उधर भाग ना सके। उसके बाद सब भोला के खेत की तरफ चल दिए। भोला वहां पर लेटा हुआ था। गांव वालों को अपनी ओर आते देखा तो उसका मन हुआ कि वह दौड़कर अरहर की खेत में जा छिपे, मगर कब तक छिप छिप कर अपनी जान बचाएगा। उसे इन सब बातों से बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने सोचा ये कोई समस्या का हल तो नहीं है। इसीलिए क्रोध में आकर वो सामने आया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ मैं भूत हूँ, मैं जिंदा भूत हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे मारो। उसकी आवाज़ रात में दूर तक गूंज रही थी। गांव वाले डरकर अपने लाठी डंडा मसाल फेंककर भाग खड़े हुए। थानेदार के सिपाही भी सब भाग निकले। थानेदार डरकर घोड़े पर जा बैठा। उसने घोड़े की ऐड लगाई, परंतु खूंटे से पिछली पैर बंधे होने के कारण घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता। थानेदार ने समझा कि ये भोला का भूत है जो घोड़े के पिछले पैर जकड़ रखा है। वो डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। लोगों ने कहा, यह भूत तो बड़ा ही अजीब है, उसने थानेदार तक को ना छोड़ा, अब क्या होगा। आपस में बातचीत हुई। लोगों ने कहा, ऐसा करते हैं कि इस भूत की मनौती की जाए, क्योंकि 13वीं के बाद प्रेत आत्मा शांत हो जाती हैं।
आपस में विचार विमर्श करके शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। भोला का भाई जाकर खेत में मिठाई का एक टोकरा रखाया। भोला अरहर के खेत में छिपकर सब देख सुन रहा था। उसका बड़ा भाई हाथ जोड़े कह रहा था कि भोला भूत, तू यहाँ से चला जा। हम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें परेशान कर रहा है। हम सबका पीछा छोड़ दे। 13वीं के दिन हम सब मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए हो बता देना, परंतु हमारा पीछा छोड़ दो। इन गांव वालों को माफ़ कर दो। भोला अब इन सब बातों से बड़ा परेशान हो गया था। उसने सोचा 13वीं के दिन खुद जाकर वो देखेगा कि कौन कौन से मेहमान आए हुए हैं। जो मेहमान नहीं आए होंगे उसी से जाकर वो अपनी विपदा कह सुनाएगा। 13वीं का दिन आया। रात्र के समय ही भोला चौपाल पे लगे नीम के पेड़ पर जाकर छिपकर बैठ गया ताकि सब देख सुन सके। भोर हुआ तो वहाँ पे पहले क्रियाक्रम की पूजा हुई। उसके बाद 13वीं का भोज परोसा जाने लगा। तरह तरह के व्यंजन बने हुए थे। लोग स्वादिष्ट भोजनों का आनंद ले रहे थे। किसी के चेहरे पे कोई दुख या शोक नहीं था। भोला ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि उसके छोटे बेटी के ससुर वहाँ पर नहीं आए हैं। रात्रि में जब सब वहाँ से चले गए तो भोला चुपचाप नीम के पेड़ से उतरा और अपने छोटी बेटी के ससुराल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने समधी से सारी विपदा कह सुनाई कि कैसे उस दिन उसकी झोपड़ी में उसके जगह एक साधु जल मरा था और वो तो जिंदा है, परंतु गांव वालों ने उसे ही जिंदा भूत बना रखा है। समधी ने जब ये सुना तो वो बड़ा मुस्कुराया, हंसते हुए बोला, हाँ भाई जिंदा भूत, पहले खाना वाना खाया जाए। उसके बाद समधी ने उसकी खूब खातिरदारी की। फिर तैयार होकर तांगे पे अपने साथ भोले को बिठाया और उसके गांव की ओर चल दिए। गांव में जब समधी के साथ भोला को आते देखा तो कुछ तो डर के भगे और कुछ वहीं पे आश्चर्य से खड़े होकर देखने लगे। तब समधी ने भोला के बड़े भाई से कहा, अरे भाई ये कोई भूत नहीं है। उसके बाद उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया और हंसते हुए बोला, ये तुम्हारा भाई जिंदा है, ये कोई भूत वूत नहीं है। ये सब सुनकर गांव वाले हंसे बिना ना रह सके। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि भोला जिंदा है। सबने मिलकर उसे गले से लगा लिया और उन्हें ये भी प्रसन्नता हुई कि चलो भोला भूत से छुटकारा मिला।